हैं, जो नदी घाटी के लोग हैं, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि हमारे घर से करीब 10 से 12 खेत नीचे नदी है, जो कि सरयू नदी है, उस घाटी से आता हूँ मैं। और देखेगा ना तो कहेगा यार मेरे खेत तो इतने हैं, तो थोड़ा जो है लोगों का रुख पहाड़ की तरफ करेगा। को लड़कियां बहुत मुश्किल से मिल रही हैं शादी के लिए। ये जो समस्या है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? थी। और बाकी लड़कियां घरों में रहती थी, अपना घर का काम धंधा करती थी, घास काटना, ग्वाला जाना और घर का अपना खेती बाड़ी का काम। ये एक चलन चलना चाहिए कि भाई पहाड़ का लड़का आखिर जाएगा कहाँ। आज के मेहमान आदरणीय भुवन चंद जोशी जी का। नमस्कार जोशी जी, स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, नमस्कार नमस्कार ऋचा जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे यहाँ पर बुलाया तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ जो पहाड़ी पटांगण के जो दर्शक हैं उन लोगों को भी मेरे दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार। ये हमारे कार्यक्रम के लिए विशेष सौभाग्य है कि आज आप बातचीत करेंगे हमारे दर्शकों को भी, जो कई अनछुए पहलू हैं हमारे पहाड़ के बारे में। तो कार्यक्रम शुरू करें जोशी जी? तो शुरू करते हैं वहां से, पहाड़ से, जो आज आपका सफर ये महानगर तक का है। क्यों ना कुछ उसके बारे में बातचीत कर ली जाए। जी मैम, बहुत अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि मेरा ही सफर पहाड़ से नहीं आया। ये सफर जो है कई उत्तराखंडियों का जो पहाड़ से शहर की तरफ ये सफर हुआ, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि पहाड़ों में लोग अपना एक रोजगार की तलाश में लोग पहाड़ों से आए। और कहीं न कहीं लोगों ने अपना कुछ लोगों ने तो अपना घर बसाया और कुछ लोग वापस पहाड़ भी चले गए थे। लेकिन मैं कहूँगा, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो क्षेत्र है ग्राम धनकाना, पोस्ट ऑफिस सल्फड़ और जिला अल्मोड़ा, और ब्लॉक खंड हमारा धौला देवी है। जो क्षेत्र पड़ता है ये दनिया क्षेत्र के अंदर आता है। और मेरी जो शिक्षा है, शिक्षा भी पहाड़ से ही है। मैंने वहां से इंटरमीडिएट किया और उसके बाद मैंने पब्लिकेशन में डिप्लोमा किया। और मैं सामाजिक संस्थाओं से इस समय जुड़ा हूँ, दिल्ली और उत्तराखंड से पर्वतीय एकता मंच और उत्तराखंड जनसंपर्क मंडल। तो मैंने सोचा कि क्यों न थोड़ा इस पर विस्तार से आपके चैनल के माध्यम से लोगों को थोड़ा सा, जो पहाड़ के लोग हैं, जो नदी घाटी के लोग हैं, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि हमारे घर से करीब 10 से 12 खेत नीचे नदी है, जो कि सरयू नदी है, उस घाटी से आता हूँ मैं। नहीं, बहुत अच्छा आप बात कर रहे हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत समसामयिक है और बहुत जरूरी है पहाड़ के लिए। पहले ये बताइए कि जो आपने पहाड़ देखा और आज जो पहाड़ है और जी भविष्य इसका जो पहाड़ का है, उसको आप कैसे देखते हैं? ऋचा जी, 9 नवंबर 2000 को जब इस उत्तराखंड प्रदेश को आजाद किया था, एक किस्म से मैं कहूँ कि उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी थी, तो उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि इस जो देवभूमि का जो एक प्रारूप है, कि ये प्रारूप इस तरह से बनेगा। क्योंकि आज जिस तरह से हम पहाड़ को देख रहे हैं, मैं कहूंगा कि पहाड़ को मैंने सिर्फ अपने मन से, आज मैं जो यहाँ पर सोच रहा हूँ कि 3 भागों में इस पहाड़ को बांट रहा हूँ। एक है शहरी पहाड़, और दूसरा जो है बाजारी पहाड़, और तीसरा है ग्रामीण पहाड़। जहां तक सवाल है ग्रामीण पहाड़ का, ग्रामीण पहाड़ जो है एक हमारे जो देवभूमि की है, जो उत्तराखंड की, वो रीढ़ की हड्डी है। वहीं से लोग जो शहर बाजारों में भी गए और शहरों में भी गए। और आज हमारे उत्तराखंड की मैं ये कहता हूं कि जो कम से कम जो हमारे बाजार है या शहर है, सिर्फ और सिर्फ 14%, जिनमें जो हम मैदानी क्षेत्र जिनको कहते हैं, और उसके बाद जो हमारी 86% है, वो है हमारे पहाड़। मैं सीधे जी। सीधे आपको ले चलूंगा कि उत्तराखंड जो हमारे 13 जिले हैं, जिनमें रुद्रप्रयाग है, टेहरी है, पौड़ी है, चमोली है, उत्तरकाशी है, देहरादून है, हरिद्वार है, अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, नैनीताल है, बागेश्वर है, उधम सिंह नगर है और चंपावत है। 7 और 6, 13। इन जनपदों में जितने लोगों ने, जो भी लोग इससे आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, क्योंकि हम इतने जानकार तो हम भी नहीं है कि जो उत्तराखंड के बारे में पूरे उसकी जानकारी हम हासिल करते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं कि जिस नदी घाटी से, जिन जगहों से हम लोग आए हैं, उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो उत्तराखंड आज आने वाले भविष्य में, जिन लोगों ने हमारे उत्तराखंड को अलग किया था, अपनी कुर्बानियां दी थी, अपने खून की आहुति इस उत्तराखंड के लिए दी थी, तो शायद कहीं न कहीं वो भी जो लोग स्वर्गवासी हो गए हैं, इस आंदोलन में मारे गए थे, उनको भी कहीं न कहीं दर्द हो रहा होगा। अब मैं उस चर्चा पर आता हूं जहां पर आपने बोला कि पहले का उत्तराखंड क्या था।
तो साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले के उत्तराखंड में हम कोनो ने पहले उत्तराखंड कहूँ, आज उत्तराखंड कहूँ, राइट पहले उत्तराखंड में ये छू कि हम जब उत्तराखंड में गाँव में स्कूल जे छिया, हम स्कूल जे छिया, हमारे सबने पहले किसी माँ बाप जो हमारे माँ बाप से हमें सबने पहले स्कूल पढ़ौन से जो लोग गाँव में पढ़े लिखे छी स्कूल में पढ़ो छी, उस बाद हमारे जो स्कूल रूटीन छो हमारी जो है 4 बजे जो शुरुआत हुई हमारे कौन जी नहीं माँ जो है सबसे हमारी जो पाठशाला है माँ होती है, जो हमारी जी इज थी हमारी जो इजा होती थी सबकी ही बात कर रहा हूं मैं। तो 3 बजे उठ बेर और 3 बजे उठ बेर जो चाक पीस बेर वीक जो 8 बची मुडवो गया काकुनिक वो आटा का जो है रवाट बड़ा बेर उस बार जो दे ठेक में दे निकाले बेर वो मुडवार वाट में या काकुनी वाट में डालची ना उसको फोल्ड कर बे जो हम खचिया और उस बाद हम स्कूल जेचिया स्कूल ने कदू में ओण जान कम से कम 15 किलोमीटर उस बाद घर उछिया घर आबे हम कम से कम जो है अपन घरों काम कच्छिया काली छूल फाड़ काली कोई लकाड़ला कोई पानी फोंचू पानी फों लेबेर हम जो है धार में जिच्छिया तो वो चीज जो है हमारे कार्यक्रम हो कि स्कूल में आबे और थोड़ी देर हम किताब ला पढ़िया और मेन चीज ये कि हमारे गांव में जो हमारे गांव में नहीं कई उत्तराखंड में जो दुर्गम जगह है उन गाँव में जो है लाइट भी नहीं थी तो क्या करते जी थे जी हम जो बांसुरी से जो छिलके होते थे चीड़ के उसको छूल बनाए छूल बनाए फिर उसके बाद हमारी जो अम्मा एक हाथ में छिलका पकड़ती थी एक हाथ से हम किताब पढ़ते थे ऐसे सगड़ में आगेठी में जला के तो वो दिन भी हमने देखे क्योंकि हम भी इतने पुराने जमाने के तो है नहीं इसी जमाने की बात कर रहा हूँ जब लोग लाइटों में अल्मोड़ा हल्द्वानी कोटद्वार और नैनीताल और यहाँ की देहरादून इन महानगरों में लोग लाइट में पढ़ते थे उस वक्त भी और हम लोग उस वक्त में छिलके में पढ़ते थे यहाँ तक कि मिट्टी का तेल कहाँ वो लैंप गया कहाँ वो गैस गया कहाँ वो लालटीन गया हमारे लिए तो हम वहां से निकल के आए हैं इसीलिए आज मुझे लगता है कि जो एक पूरी उत्तराखंड की जो कहते हैं ना कि एक बैकग्राउंड के बारे में बिना पढ़े बिना कहीं इंटरनेट के जरिए सब कुछ अपने मन से अपने आप जो हमारे भाव आज लोगों के सामने जो बातें हम कर रहे हैं तो शायद उसी देवभूमि की ही देन है वो जो हमने किया ये उसी की देन है और इससे ज्यादा हमें बेहतर तरीके से कोई नहीं समझा सकता है जी जैसे कि आपने बताया कि पहले एक जो समाज था उसका अलग तरीका था लेकिन क्या आप तो अभी भी गांव गांव घूमते हैं क्या अभी भी आपको इसी तरह का माहौल मिलता है गांव में मुझे तो लगता नहीं है कि इस तरह का माहौल मैं कई गांव में गया मैं है कि मैं जिस गांव में रहता हूँ उस गांव में तो मैं जाता ही जाता हूँ अपने गांव में उसके अलावा मैं कई गांवों का मैंने दौरा किया और मेरी एक ही लोगों से पूछताछ रहती है हमेशा कि पहले आप जिस टाइम में जो लोग वहां लोग बचे कुचे हैं वो लोग यही कहते हैं कि भाई पहले टाइम में यहाँ पर जब गांव में रहते थे तो कम से कम चमक धमक रहती थी लोग बाग जो है जब कोई कामकाज हो जाता था तो वहां पर कई लोग इकट्ठे हो जाते थे जैसे गांव से गांव एक गांव से दूसरा गांव फिर तीसरा गांव तो कई लोग वो चुल्ली निमंत्रण कहते थे चुल्ली निमंत्रण है जी आज हमको आ जाना तो चाहे चमक दमक रहती थी क्योंकि लड़के भी वहीं पढ़ते थे बच्चे भी स्कूल पढ़ते थे और माँ बाप भी वहीं रहते थे और गांव में जो नौकरी वाले इक्के दुक्के लोग जो है कोई चले गए कहीं प्राइवेट सेक्टर में तो काम धाम के टाइम अपना कभी शादी विवाह तो घर में आ जाते थे तो एक गांव में चहल पहल रहती थी लेकिन अब लोगों का यह मानना है कि जब भी गांव में अगर कभी जैसे कामकाज होते हैं छोटे मोटे में तो कोई नहीं आता पहले तो श्राद्ध के निमंत्रण में गांव में जब बोधान पूज होती थी ना बोधान पूज जब बोधान पूज होती थी कि कोई भैंस ब्याई रहती थी या कोई गाय ब्याई रहती थी उसका बोधान पूज एड़ी के मंदिर में करते थे हम तो बोधानपुर जो 11वें दिन होता था उसमें भी लोग कम से कम 40-50 आदमी हो जाते थे उसमें भी निमंत्रण दिया करते थे और आज के टाइम में शादी विवाहों में भी लोगों को जबरदस्ती बोलना पड़ता है गांव में कि यार आ दो हमारे यहाँ शादी है जरूर आना और कई महीनों से जो है उनसे अपील की जाती है कि भाई लोगों आ देना यार कम से कम शादी है गाँव का माहौल है मैं एक गाँव में गया था एक गाँव में लड़के की शादी थी कम से कम वहां पर 50 आदमी थे तो गांव था कम से कम वहां पर 60-70 मवास का गांव था उस गांव में कोई नहीं आया कोई नहीं और देखने के सारे खंडहर थे कम से कम 50 आदमी थे उस गांव में तो जो दूल्हा था वो काफी परेशान हो गया कहने लगा यार इतना बड़ा गांव है और आज मैंने सबको बुलाया कोई दिल्ली से मुंबई से और कोई लोग आए नहीं तो उसके माँ बाप भी जो है जो बूढ़े माँ बाप थे काफी मतलब एक निराश टाइप का लगा उनको कि भाई निराशा लगी यार पहले का जमाना कुछ और था आज के लड़के कुछ और है वो ये देखते हैं कि अगर रोड साइड हमारा घर होता या कहीं अल्मोड़ा में होता या कहीं हल्द्वानी में होता कहीं कोटद्वार में होता या नैनीताल में यही शादी होती तो शायद वो लोग अपनी कारें लेके आ जाते लेकिन थोड़ा सा चलने के 2 किलोमीटर चलना था रोड से तो कोई वहां गया नहीं तो ऐसी विडंबना है पहाड़ में धीरे धीरे पुराने लोग भी इसीलिए उनका मन कहीं न कहीं कहते ना कि कहीं न कहीं एक मन विचलित हो गया है कि हम यहाँ रहे तो कहाँ रहे
तो बिल्कुल माहौल बिल्कुल। बहुत और ये जी, ये जी बहुत बड़ी समस्या है। और जी जैसा कि आप कह रहे हैं कि गांव में कोई नहीं रहता है और जी लोग सड़क के पास रहना शुरू कर रहे हैं। जो गांव में अभी जो नई बहुएं आ रही हैं या जो नए लोग जा रहे हैं, जो बचे कुचे लोगों की बात बता रही हूँ मैं, जी जी। वो क्या बिल्कुल गांव में रह रहे हैं या वो भी थोड़ा सा गांव से सड़क के शहर की ओर या सड़क की ओर जा रहे हैं? ऐसा कुछ सुनने में तो आता है। बिल्कुल, बिल्कुल मैम, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछा, क्योंकि मैं आपको मैंने बताया कि मैं कई गाँव में जाता हूँ, तो सबसे पहले लोगों की यही शिकायत रहती है कि जब भी अगर जितने लोग वहाँ पर गाँव में दुर्गम जगहों में बचे हैं, क्योंकि मैंने बोला ना, असली जो उत्तराखंडी है, जो पहचान है, वो है गाँव की। रोड में जी, तो आप रोड साइड तो आप हर मजहब के, हर टाइप के लोग मिलेंगे आपको, हर स्टेट के लोग मिलेंगे आपको, लेकिन असल में जो अभी भी गाँव है, जो प्रॉपर गाँव है, उन गाँव में अभी गाँव के ही लोग मिलेंगे, उत्तराखंडी ही मिलेंगे। जी, लेकिन क्या है कि वहां पर भी लोगों का एक एक बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है कि भाई हमने क्या करना है, अपने कुछ भी काम करना है, लेकिन हमारा भी जो है एक उन्होंने किराए में लेके अपना शहर से छोड़कर किराए में लेके जो है एक बाजार में चले गए हैं लोग, चाहे बहुएं हैं चाहे बच्चे हैं। अब उनको जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं ज्यादातर, उनका यह मानना है कि नहीं जी, हमसे तो पैदल जाया ही नहीं जाता। क्यों? उन्होंने ये ऐसा माहौल देख लिया कि जो उनके साथ के हैं वो रोड के किनारे रह रहे हैं। एक ने किया, एक ने बोला कि भाई मैं तो रोड के किनारे लूंगी, उसी के साथ जब दूसरी बहू है वो कहेगी फलाने फलाने का लड़का तो बच्चे तो वहाँ रोड साइड वहां पर बैठे हैं और वहां पर आराम से स्कूल भी जा रहे हैं, सुविधा मिल रही है और सब कुछ वहां पर फैसिलिटी मिल रही है, सब्जी मिल रही है और बिना कुछ करे हुए वहां आटा चावल दाल मिल रहा है। तो मैं क्यों इस गांव में रहूं बूढ़े माँ बापों के साथ? तो जो बूढ़े माँ बाप है अभी भी कईयों के जो है गांव में रह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज के जमाने में जितने लोग वहां बचे हैं, जो बहुएं हैं, उनका भी यही ट्रेंड चल रहा है कि नहीं जी, हम तो बाजार में रहेंगे, चाहे तुम खाओ न खाओ, तुम जो मर्जी करो, लेकिन हम रहेंगे बाजार में और वही बाजार का ही आटा खाएंगे, बाजार की ही सब्जी खाएंगे और वही थैली वाला जो दूध है, उसी दूध को हम पियेंगे। बिल्कुल, जो लोग आपने फरमा बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक कही और हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, स्वागत है कह रहे जी हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत-बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का। आपके पास भी अगर कोई प्रश्न है या कुछ सुझाव हैं, आप यहाँ पर प्रतिक्रिया के माध्यम से दे सकते हैं। तो जोशी जी, हम लोग बात कर रहे थे लोगों को शिक्षा के लिए, जो हमारी नई पीढ़ी है, शिक्षा के लिए गाँव छोड़ के शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, खास तौर पे सरकारी स्कूल। अभी मैं कुछ जी दिन पहले सुन रही थी कि जो सरकारी स्कूलों में को बंद करने की कगार तक पहुंच गए हैं। और जी जी तब और अब मैं जी। सरकारी और निजी विद्यालयों के बारे में बात करूं, वो थोड़ा हम बाद में करेंगे। पहले तो आप सरकारी स्कूल की शिक्षा तब और अब, इस बारे में कुछ बताइए। मैम सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जहां तक सरकारी स्कूल का सवाल है, वो कि सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है, मैं ज्यादातर उत्तराखंड की बात करूंगा कि बहुत ही ज्यादा खराब है। खराब इसलिए है, ये खराब हमने ही कर रखी है, मैं आपको बताऊं। जी, क्योंकि जब हमारे टाइम की अगर मैं बात करूं 90 से 2005 तक की, तो उत्तराखंड में जो शिक्षा थी, जो सरकारी स्कूलों की, वो बहुत अच्छी थी। अच्छी इसलिए थी क्योंकि वहां पर जैसे हम सब लोग स्कूलों में जब हम एडमिशन लेते थे, तो एडमिशन में क्या होता था कि सिफारिश लगानी पड़ती थी सरकारी स्कूल में, क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा हो जाते थे और स्कूल होते थे कम से कम, जैसे इंटर कॉलेज है, 12वीं तक का स्कूल है, वो बहुत ज्यादा कम एरियाओं में होते थे, दूर दूर होते थे। गैप मतलब उनका ये था कि जैसे एक 10 किलोमीटर में है तो दूसरा स्कूल इंटर कॉलेज 10 किलोमीटर के दायरे में होगा, हो सकता है कहीं कहीं पर 15 किलोमीटर के दायरे में हुआ करता था। आज जो है इंटर कॉलेज बहुत कम दायरे में, 1.5 से कहीं 2 किलोमीटर के दायरे में भी है, कहीं 5 किलोमीटर के दायरे में है। तो जो है ना, एक स्कूल ज्यादा बढ़ गए हैं और बच्चे हो गए कम। तो हमारे स्कूल में मैं ये कहूंगा कि जो सरकारी स्कूलों में था, बहुत ही दमदार पढ़ाई होती थी, बशर्ते कि आज की जैसी टेक्नोलॉजी हो जाती और आज की जैसी समझदारी हो जाती। मैं कहूँ कि हम लोगों ने अब जो भी पहाड़ का है, उन लोगों ने अपने घर का काम कर, सारा घर का काम करके स्कूल जाते थे। उसके बाद हम ही में से इंजीनियर भी बने, डॉक्टर भी बने, आईएएस ऑफिसर भी बने, पीसीएस भी बने और बैंकिंग सेक्टर में भी गए और आप हम जो है सीधे फौज में भी गए। तो जी, हर सेक्टर में हमने काम करने के बावजूद भी उस टाइम, और हमारी जो एजुकेशन थी, मैं तो कहूंगा कि लोग लोग कहते हैं ना कि सरकारी स्कूलों में कुछ नहीं होता, मैं आज भी कहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर सरकारी स्कूल में बहुत कुछ है। जबकि आज स्कूलों में जो है
प्रमोशन कर दिया गया। जो प्राइमरी स्कूल थे उनको 8वीं तक का बना दिया गया है, 8वीं वाले स्कूल को हाई स्कूल बना दिया गया है, जो हाई स्कूल स्तर के थे उनको जो है इंटर कॉलेज बना दिया गया। जो इंटर कॉलेज थे खास खास जगहों में वहां पर महाविद्यालय या विश्वविद्यालय बना दिया गया है, जिसमें टेक्निकल एजुकेशन भी है अलग से। पहले दूर दूर कई लोगों को, जैसे किसी को कोटद्वार जाना पड़ेगा, किसी को देहरादून जाना पड़ता था, किसी को नैनीताल जाना पड़ता था, किसी को चंपावत जाना पड़ता था, तो ऐसे बड़े बड़े जगहों में जो है आईटीआई तक थे। आज ब्लॉक स्तरों में आईटीआई बहुत है, पॉलिटेक्निकल बहुत है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो फैसिलिटी नहीं रही, जितनी फैसिलिटी थी उसके अकॉर्डिंग वहां पर बच्चे नहीं रहे, क्योंकि बच्चों ने रुख किया। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ सरकारी स्कूल तो लोगों के बच्चे तो दिल्ली महानगरों में, मुंबई महानगरों में पढ़ रहे हैं, न मालूम क्या कर रहे हैं, तो हम क्यों पढ़ाएं इस सरकारी स्कूल में। तो उन्होंने क्या करा कि बाजारी एरिया में, इसीलिए कह रहा था मैं उत्तराखंड को 3 भाग में इसलिए बांट रहा हूं, उन्होंने क्या करा, नैनीताल, हल्द्वानी और देहरादून, वहां कोटद्वार, तो ऐसी जगहों में जो है बाजार की जगहों में, जनपदों में जा जाकर कमरे लिए किराए में और अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाना शुरू कर दिया। तो जिसकी वजह से स्कूलों की जो हालत है वो हालत जो है बिल्कुल दिन पर दिन गिरती गई। मैं कई स्कूलों का मैंने दौरा किया, टीचर कह रहे थे, एक स्कूल में गया था मैं, वहां पर कुल 8वीं तक का स्कूल था, वहां पर 8 लड़के थे। एक स्कूल में गया, वहां 10वीं तक का था, वहां बता रहे थे कम से कम 84 या 85 लड़के हैं। अब बताइए, टीचरों ने बोला कि भाई हमारी जो नौकरी है बड़ी खतरे में आ गई है, हम जाए तो जाए कहाँ। अगर पहाड़ का आदमी अगर पहाड़ में ही अगर टीचर ट्रांसफर करते हैं तो कहाँ जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि एक स्कूल में जो है बच्चे कम है तो दूसरी स्कूल में ज्यादा मिल जाएंगे, वो तो बिल्कुल एक ही बात है। यहाँ भी बच्चे कम है तो कहीं 100 बच्चे हो जाएंगे, कहीं 150 हो जाएंगे। तो हमारे टाइम में कम से कम 400-500 बच्चे होते थे इंटर कॉलेज में कम से कम, और उसमें भी सिफारिश लगानी पड़ती थी कि भाई हमारे बच्चे को एडमिशन दे देना। कई लोग तो दही के ठेके और घी तक के टीचरों से हाथ जोड़ते थे, गुरुजी इसी स्कूल में एडमिशन कर देना। लगाओ, और वो उस टाइम की बात और आज के टाइम में अंतर देखो। आज टीचर हाथ जोड़ रहे हैं, देखो जमाना पलट गया। पहले पेरेंट्स से हाथ जोड़ते थे कि यार इसी स्कूल में गुरुजी हमारे बच्चे को एडमिशन दे देना, हाथ जोड़ते हैं। और आज उल्टा हो गया, आज टीचर हाथ जोड़ रहे हैं पेरेंट्स से, माता पिता से, कि अपने बच्चों को हमारे स्कूल में भेज देना, जो फैसिलिटी होगी हम देंगे। यहाँ तक की नौबत आ गई। नहीं, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। और हमारे पास जो प्रतिक्रियाएं मैं एक बार पढ़ भी लेती हूँ, बहुत सुंदर जी जी परिचर्चा चल रखी हो, एकदम जी। सही बात छुओ, बिल्कुल सही बात छुई ओले। तो एक बात मैं आपको लोगन के बता दूं कि जो हमारे सरकारी स्कूल शिक्षक छन उन्हें के जी बहुत भल ट्रेनिंग मिलने लग रहे और बहुत सुविधा सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए दी हुई है। अब उसके बाद भी अगर हम निजी विद्यालयों की ओर रुख कर रहे हैं तो जी। इसका प्रभाव आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सरकारी स्कूल अगर गरीबों, खास तौर पे गरीब लोगों के पास, जिनके पास निजी विद्यालयों में देने के लिए पैसा नहीं है, अगर सरकारी स्कूल बंद हो जाते हैं तो क्या भविष्य उनका होगा? इस बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। मैम ऐसा है कि आने वाले वक्त में मैं, क्योंकि जिस तरह से लोगों के अंदर एक शिक्षा में जो हम एक एजुकेशन में जो इतना पैसा हम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को कहते हैं ना, सबसे पहले पहाड़ में देखा देखी हो रही है। ये देखा देखी इसलिए है क्योंकि आदमी ये कह रहा है कि चाहे हम भूखे रहें, चाहे प्यासे रहें, चाहे हमारी जमीन बंजर हो जाए और चाहे हम अपना घर बेचना पड़े, लेकिन हमने टक्कर देनी है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा आ रहा है, कमाई है, उसको हमने टक्कर देनी है। लोगों की मंशा ये है, हम घर बार बेच देंगे लेकिन हमने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाना है। मैं कह रहा हूं कि सरकार, जब उत्तराखंड अलग किया गया था, उत्तराखंड में किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि शायद आज स्कूलों की हालात उत्तराखंड में इस तरह के होंगे। क्योंकि उत्तराखंड इसीलिए अलग किया गया था कि यहाँ पर बेहतर शिक्षा हो, जी, अच्छी शिक्षा हो, अच्छे रोजगार हो, अच्छी चीजें यहाँ पर सुविधा मिले। क्योंकि मैं कहता हूं कि किसी भी सरकार ने, जो भी सरकार आई है, कमी किसी ने नहीं छोड़ी। सबने रोड तक का, सरकारों ने रोड तक कम से कम जीप की रोड दे रखी है, जिनमें मोटरसाइकिल चलती है, जीप चलती है। उसके बावजूद भी हमने क्या करा, उसका नेगेटिव फायदा उठाया। हमने क्या सोचा कि यार हमारे घर में तो अब गाड़ी कार आ गई है, अब हमें क्या है, हम दिल्ली मुंबई तो कार में आराम से अपने घर आ जा सकते हैं, हमें रह के क्या है। उसका जो है एक नेगेटिव असर पड़ा लोगों में। लोगों ने कहा कि अब जब घर में गाड़ी आ गई तो यहाँ नजदीक के जो बाजार है इनमें क्या बच्चों को पढ़ाना है, अरे अच्छी जगह पढ़ाओ, बड़े महानगरों में पढ़ाओ बच्चों को, क्योंकि हम वैसे भी तो हमारे घर के आगे गाड़ी आ गई। अब मैं ये कहता हूं कि अगर ऐसा ही चलता रहा उत्तराखंड के अंदर, स्कूलों की जहां तक बात है, एजुकेशन सबसे बड़ी जो समस्या है उत्तराखंड के अंदर, टीचरों की गलती नहीं है, ये हम ही लोगों की गलती है कि जो लोग हम एक देखा देखी करके
जब हमारे पास पैसा नहीं है, एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास कुछ जो भी थोड़ा बहुत वहां दुकानदारी से जो लोग पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोग अपने छोटे उद्योग कर रहे हैं, उससे पैसा कमाकर अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन उनका मन जो है ना उचका दिया, कहते हैं ना कि उचकाना, तो ये मन उचक गया लोगों का। अब लोग, मुझे तो लगता है कि सरकारी स्कूलों का जो फ्यूचर होगा वो किस तरह से होगा, और जो फ्यूचर होगा वो किस तरह से आगे, बहुत समय लगेगा इसके लिए। सरकार को भी, अब सरकार भी क्या काम करेगी, इसमें सरकार का कोई दोष है नहीं, मैं ये मानता हूँ। जी, जी। हम ही लोगों का दोष है। तो इसी बिल्कुल। से मैं बात को थोड़ा-सा आगे बढ़ाती हूँ। क्या जी। ये आपने देखा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन जो महानगरों में पढ़ रहे हैं या निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो एक ये बिल्कुल। धारणा बन गई है, क्या ये सही धारणा है? बिल्कुल, ये धारणा बिल्कुल गलत है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो लोग, मैं यहाँ दिल्ली है, दिल्ली में से या बंबई से जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, या कोई बीसीए कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, किसी भी, मैं आज की डेट में कहता हूँ उत्तराखंड से जो लोग यहाँ पर, जो लड़के बीटेक करके आ रहे हैं, कोई बीसीए करके आ रहा है, कोई एमसीए करके आ रहा है, और अलग अलग डिपार्टमेंट में जो लोग कोर्स करके आ रहे हैं, मैं कहता हूँ नंबर वन है। आप होटल लाइन में देख लीजिए, होटल में मैनेजर से लेके, हमारे यहाँ के अगर कहीं से भी अगर होटल मैनेजमेंट का अगर उसने डिप्लोमा करके आया है या डिग्री करके आया है, तो होटल में हाई लेवल में, मैनेजर से ऊपर हाई लेवल में, चाहे आप केशियर डिपार्टमेंट में देख लीजिए, चाहे शेफ में देख लीजिए, तो हमारे उत्तराखंडी है। आप किसी भी मुंबई में किसी भी 5 स्टार होटल में जाके देख लीजिए, हमारा उत्तराखंडी नंबर वन पोस्ट पे मिलेगा। आप किसी मैकेनिकल लाइन में जाइए, चाहे मारुति में जाइए, आप कहीं पर भी जाइए, वहां पर जो है सबसे ज्यादा हेड आपको मिलेगा, हमारा उत्तराखंडी मिलेगा। आप सरकारी दफ्तर में चले जाइए, वहां पर भी सबसे ज्यादा, क्योंकि चर्चाएं होती रहती हैं, तो हमारा उत्तराखंड ही सबसे ज्यादा आगे वहां बॉस मिलेगा आपको। प्राइवेट सेक्टर में आप जाइए, प्रिंटिंग प्रेस में जाइए, आप किसी भी, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया में या जैसे छोटे जो प्रिंटिंग प्रेसें होती हैं बड़ी बड़ी, उनमें जाइए, उनमें भी आपको उत्तराखंड का ही सबसे आगे हेड मिलेगा, मैनेजर से लेके या सुपरविजन से आपको ऊपर ही मिलेगा। तो कहने जी, का मतलब ये है कि, और वो भी मिलेगा आपको पहाड़ से, पहाड़ का आदमी मिलेगा आपको। जो भी पूछ, मैं कई जगह जाता हूँ, मैं हर आदमी से पूछता हूँ, कहते हैं भाई हमने तो स्कूलिंग वहीं से करी थी, पहाड़ से। तो बड़ी हैरानी होती है, जो दिल्ली के पढ़े लिखे हैं या मुंबई के पढ़े लिखे हैं या जो बड़े महानगरों के पढ़े लिखे हैं, जरूरी नहीं है कि वही लोग अच्छे पोजीशन में गए हैं या अच्छे उन्होंने जो है अपनी जो अचीवमेंट है वो सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी की उन्होंने पा ली है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं मानता ऐसा, क्योंकि एजुकेशन है, एजुकेशन जो है कहीं से भी आदमी ले सकता है। मैं कहता हूँ ना कि पढ़ने से ज्यादा गुणन, शिक्षा जो जी। है, शिक्षा जो है गुणन से ज्यादा आती है, नहीं कि हमने पढ़ लिया या सर्टिफिकेट हासिल कर लिया, इससे कोई शिक्षा नहीं है। जब तक उसमें गुणन नहीं होगा, तो धान की रोपाई होती है खेती की, उसके बाद जब उसमें गुड़ाई करते हैं ना, गुड़ाई करने के बाद उसमें निराई होती है, तो वही सबसे ज्यादा, वो धान का पौधा मोटा भी होता है, उसमें धान की बाल भी आती है। वही चीज शिक्षा में भी है। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि हमने किताब पढ़ लिया और क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, उसमें क्या कुछ हमने हासिल किया, उसमें क्या गुणन किया, वही हमारी शिक्षा है। मैं मानता हूं कि उत्तराखंड का नंबर वन है। आज भी उत्तराखंड से कहीं भी आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे डिप्लोमा कर रहे हैं, चाहे डिग्री कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में अगर आप कर रहे हैं, तो नंबर वन है देश के किसी भी कोने में, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही और बिल्कुल। जोशी जी आज आपने बहुत बढ़िया तर्कपूर्ण बात बताई, सुझाव दिए, समाधान दिए, जिसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया करूँगी और अपने चैनल की ओर से भी बहुत-बहुत शुक्रिया करूँगी। बहुत बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत जी। धन्यवाद आपका। आपने भी मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।